हेलो एंड वेलकम वेलकम टू अंतर्दृष्टि एजुकेशन। मेरा नाम है हिमांशु गर्ग और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात करने जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करने से पहले हमारा सबसे पहले प्रश्न उठता है कि योजना क्या है। योजना अगर होती क्या है, व्हाट इज द प्लान। तो योजना एक ऐसा चीज है जिसे आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, जैसे आपको किसी साल में कहीं पर घूमने जाना है, तो आप प्लान बनाते हैं उस चीज का कि घूमने जाना है एक साल में, या फिर आपको किसी मकान बनाना है एक साल में, तो आप उसका प्लान बनाते हैं। तो आप अपनी जो भी नौकरी है, आपके पास जो पैसा है, या फिर आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको आप किस तरीके से यूज करेंगे जिससे कि आप वो प्लान आपका वो सक्सेसफुल। तो उसी तरीके से योजना क्या रहती है कि जो भी आपके रिसोर्सेज रहती हैं उनको इस तरीके से यूज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और कम से कम रिसोर्सेज खर्च हो। तो यहाँ से योजनाओं की शुरुआत की, क्योंकि जब 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति दयनीय स्थिति मानी जाती है। उसके पास कुछ नहीं था, मतलब कोई भी प्लान, कोई भी योजनाएं, पहले ही जब योजनाएं शुरुआत हो चुकी थी, बॉम्बे प्लान वगैरह, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी प्लान, ये प्लान आ गए थे। लेकिन जो सही शुरुआत हुई है वो 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की बात हुई है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं 1920 में आई। सोवियत यूनियन में पंचवर्षीय योजनाएं आई थी 1920 में। तो वहां से ये पंचवर्षीय योजनाओं का लिया गया है। तो इस योजनाओं में सबसे जो नाम आता है वो आता है पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस कौन है? पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे उस वक्त। तो उन्होंने भारतीय योजनाओं की जो निर्माता कहा जाती हैं उन्हें कहा है महालनोबिस। ये आप नाम याद कर लीजिए, ये बहुत परीक्षाओं में आता है। इन्होंने आईएसआई करके एक संस्था का नाम भी, एक आईएसआई करके एक संस्था शुरुआत की थी। ये आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो इन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी और आज भी इनके जो लेख हैं वो काफी यूज किए जाते हैं सांख्यिकी वगैरह में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो दिया था वो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इन्होंने इनका योगदान दिया जाता है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको बनाने के लक्ष्य क्या थे? जो भी हमसे पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थी उनके लक्ष्य क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था समृद्धि यानी कि ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को आप इस तरीके से मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक जीडीपी है, मान लीजिए आपका जीडीपी है और जीडीपी मान लीजिए आपका एक केक है, तो उस केक का ही साइज अगर बढ़ जाए तो उसे ही क्या बोलेंगे? हम ग्रोथ बोलेंगे। चारों तरफ से मतलब ग्रोथ मतलब पूरी तरीके से उसका विकास होना, एक तरीके से जैसे हम कह सकें। और दूसरी चीज आती है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब कि जैसे मशीनें और नई नई तकनीकें आदि का यूज करना, जिससे क्या है जल्दी से जल्दी हमको परिणाम और अच्छे से अच्छे परिणाम हमें मिल जाए। तीसरा जो इसका मेन उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो था आत्मनिर्भरता। पहले जब 1950 में जब देश पूरी तरीके से आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर निर्यात ज़्यादा होता, जो भी निर्यात क्या था बहुत कम था और आयात ज़्यादा था। सामान हमें दूसरे देशों से मंगाना, तो उसको ही कम करने के लिए जो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता,
तो आत्मनिर्भरता लाई जाए। जैसे किसी भी विदेशी मुद्रा पर हम निर्भर ना हो, विदेशी चीज़ों पर निर्भर ना रहें, उसके लिए आत्मनिर्भरता एक लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना का। तो आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से भी। अगला हमारा जो लक्ष्य था वो था समानता, यानी कि इक्वेलिटी। समानता का यहाँ पर क्या महत्व है ये देखिए। पहले समानता का क्या महत्व है कि जैसे कोई भी योजना आती तो उस योजना का लाभ, जो उस योजना से जो विकास होगा वो केवल अमीरों का विकास ना हो, गरीबों का भी विकास हो, चहुं ओर विकास होना चाहिए। मतलब सबकी जो जीवन शैली है उसका विकास होना चाहिए। तो ये एक लक्ष्य था हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का कि समानता, पुरुषों का भी, महिलाओं का भी, बच्चों का भी, गरीब का भी और अमीर, सब तरीके से इनका विकास हो, समानता आए एक तरीके से। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है हमारी, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो शुरुआत हुआ था 1951 से 1956 के बीच में। तो आज से 69 ईयर्स एगो, 69 साल पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में 9 जुलाई 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। जब 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन जब हुआ, तो उसमें उन्होंने इन पंचवर्षीय योजनाओं की जो पूरा प्रारूप है वो तय किया। तो यहाँ से उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो इस पंचवर्षीय योजनाओं को हेरोडोमर योजना भी कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोमर ने इस योजना की, उस वक्त के हेरोडोमर ने उस योजना की जो पूरी प्लानिंग की थी वो हेरोडोमर मॉडल कहा जाता है, इसलिए इसको हेरोडोमर मॉडल। तो इस जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसमें एक टारगेट रखा जाता था कि जैसे हम एक टारगेट रखते हैं किसी भी योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, हर प्लान में हम क्या था, टारगेट रखा कि इस टारगेट को हमको अचीव करना है। आप कोई प्लान बनाते होंगे तो आप एक टारगेट बनाते होंगे और उस टारगेट को अचीव करना है। तो इसी तरीके से हर प्लान में एक टारगेट रखा जाता था कि इतना जीडीपी में ग्रोथ, इतना कृषि के अंदर ग्रोथ, और इतना अलग अलग क्षेत्रों में हमें ग्रोथ रखा। ये 5 ईयर प्लान जो बनते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो 200 पेजेस के रहते हैं, 200 पेजेस के डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो बहुत लंबे डॉक्यूमेंट हैं। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अवेलेबल हैं नेट पर, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना जरूरी है नहीं। जितना परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2.1 जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया उस टाइम जीडीपी थी इतनी नहीं जितना ग्रोथ रखा जाए, तो उन्होंने बहुत कम टारगेट सोच समझ के 2.1% का टारगेट रखा था। तो पहली जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा जो मेनली जो डिपेंडेंट था वो था एग्रीकल्चर और एनर्जी पर, हमारा जो पावर पर और ट्रांसपोर्ट पर हमारा पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ये पंचवर्षीय योजना में जो हमारा जीडीपी था उसका जो टारगेट था और जो एक्वायर्ड जीडीपी था वो था 3.6%, 2.1% टारगेट और 3.6% ग्रोथ एक्चुअल। तो इसका मतलब ये तो सक्सेसफुल हो गया। तो हमने मतलब हाँ कुछ नहीं तो कम से कम 3.6% ग्रोथ हमने हासिल कर ली। अब इसमें क्या होता था, उस वक्त विभाजन की स्थिति थी, कई लोग इधर उधर आ रहे थे, हैबिटेंट्स थे, रिफ्यूजीज थे, तो उनको सबको जो इसका लाभ मिले। तो इस तरीके से हमने ठीक ठाक मतलब इस प्लान को सक्सेसफुल कर लिया।
जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया वो आया 1956 में, और उस प्लान को कहा गया महालनोबिस प्लान। 1956 से 1961 के बीच में वो प्लान आया। तो इस प्लान का जो लक्ष्य था वो था औद्योगिकीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज उनका निर्माण करना, उनको स्थापित करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इस प्लान ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इस प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए, ये पेपरों में बहुत आता है। तो इसी प्लान में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 लाया गया, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में जानने के लिए आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो टारगेट रखा था ग्रोथ का, वो रखा था 4.5%, और जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ जीडीपी में हुई वो हुई 4.3%। तो ये एक तरीके से मॉडरेटली सक्सेसफुल माना जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, आपने रखा टारगेट 4.5 का और 4.3 हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ठाक हमारा ये सक्सेस रहा। इसके बाद में जो 30% था वो राइज इन प्राइस, मतलब जो प्राइस राइज होता है वो हुआ था 30% का। और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उससे। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो आया 1961 से 1966 की। इस योजना को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसको, इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ। तो ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सेल्फ रिलायंट। इसका एम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी इसका उद्देश्य था। इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। और एग्रीकल्चर इसकी टॉप प्रायोरिटी मानी जाती है। एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, सबसे ज़्यादा निवेश किया। तो ये प्लान हमारा पूरी तरीके से फेलियर माना जाता है। इस प्लान में हमारा जो जीडीपी था वो था 5.6% टारगेट था हमारा जीडीपी का, वो था 5.6%। और जो हमारा एक्चुअल जो जीडीपी हुआ ग्रोथ वो हुआ 2.8%। तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया। अब इसके जो फेल होने के कारण वो मैं, तो आपको याद ही होगा 1961 से 1966 के बीच की घटनाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले जो घटनाएं हुई है वो है चाइनीज एग्रेशन, मतलब चाइना का वार हुआ था इंडिया चाइना 1962 में। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो सारा ध्यान जो था वो वॉर में चला गया। हालांकि ये वॉर हम हार गए थे। और एक और वॉर हुआ 1965 में, इंडो पाक वॉर। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। हालांकि ये हम जीत गए थे, लेकिन जीतते तो ठीक हैं, लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से ही नुकसान होता है। और इसके बाद 1965 से 66 के बीच में कई सीवियर ड्रॉट्स, मतलब कई सूखे जो आए वो बहुत मतलब तेजी से। तो इस तरीके से ये हमारा प्लान फेल हो गया एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकले सब चीज़ों से। और हमने इसके बाद में 3 सालों तक कोई प्लान नहीं बनाया। उसके बाद में 3 साल लगातार 3 वार्षिक योजनाएं आई। 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969। इनको यूफोमिस्टिकली, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है यूफोमिस्टिकली, मतलब इनको मेन रूप से प्लान हॉलीडे कहा जाता है। प्लान हॉलीडे कहा जाता है इनको। वार्षिक योजनाएं जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। अब
इस योजना अवकाश में क्या हुआ था? इस योजना अवकाश में हुआ था डिवैल्यूएशन, मतलब पैसे को घटाया गया, अवमूल्यन से हम कहते हैं। अब पैसे को घटाने का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको अपने यहाँ पर निर्यात बढ़ाना है, अपने देश से कोई सामान बाहर भेजना है और आयात अपन को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, पैसे को घटाते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं, जिससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें, सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तो उसके लिए डिवैल्यूएशन करना पड़ता है। और इसी दौरान हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी हुई थी, इन ईयर्स में एक हरित क्रांति करके एक क्रांति लाई गई जो कृषि के लिए, उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले बीजों का यूज किया गया, हाई यील्ड वेराइटी, और नई नई तकनीकें यूज करी गई जो 1960 से 70 के बीच में प्रचलित हुई, और उनका भरपूर योगदान रहा हमारे देश की कृषि का विकास करने। इसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1969 से 74 के बीच में, चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान। इस योजना के क्या क्या उद्देश्य थे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप देखिए, स्थायित्व के साथ विकास, मतलब स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका दूसरा उद्देश्य। ये दोनों उद्देश्य, और भी इसके कई उद्देश्य थे, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, सेल्फ रिलायंस, ये, और रॉ मटेरियल्स, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती थी। इंडो पाक वार हुआ था एक और हमारे साथ में इसी दौरान, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उस चीज़ को देखने के लिए भी इस प्लान को मॉडिफाइड किया गया। तो इस प्लान में हमारे जो मेन उद्देश्य था वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करना। उस वक्त देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया। ये प्लान भी 2 साल तक अच्छी तरीके से चला था, 2 साल तो ये बहुत अच्छा चला, लेकिन 3 साल, जो अगली 3 साल थी, उनमें ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि जो मानसून था वो बहुत पुअर था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेकार मानसून हो गया, तो इसलिए ये प्लान अगले 3 साल तक अच्छे से काम नहीं कर पाए। लेकिन इस प्लान की एक और जो विशेषता मैं आपको बता दूं, देख लीजिए एक बार आप, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में एक फॉर्मूला यूज हुआ है, गाडगिल फॉर्मूला। अभी गाडगिल फॉर्मूला, डॉक्टर टी.आर. गाडगिल जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे उस वक्त, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले में कहा क्या गया कि मान लीजिए जैसे हम विकास कर रहे हैं किसी देश का, तो क्या हुआ, कई राज्य ही मतलब उसका फायदा उठा पाएंगे। मान लीजिए जैसे कोई भी प्लान बनाया, तो किसी जो पिछड़े राज्य हैं उनको उसका भी उतना ही मतलब परसेंटेज गया, जो आगे वाले राज्य उनको भी ज़्यादा उतना ही परसेंटेज गया। तो मतलब वो तो जो आगे हैं वो तो विकास कर ही जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह गए वो उतना परसेंटेज में विकास नहीं कर पाते। तो इसके लिए गाडगिल फॉर्मूला दिया गया, और यहाँ पर गाडगिल ने बताया, डॉक्टर टी.आर. गाडगिल ने, कि जो पिछड़े स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और असम, मेघालय, ये हो गए, तो इन स्टेट्स को आगे लाया जाए, इनके लिए नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रोग्राम्स चलाए जाएं और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे क्या हो, चहुं ओर विकास हो जाए। इसी दौरान एक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध 1971 में। तो इस युद्ध का एक जो मेन था, हमें जो लॉस मतलब हुआ था, लॉस तो नहीं मतलब, लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, बांग्लादेशी शरणार्थी वो भारत में आ गए, तो उस चक्कर में क्या हुआ, उनको व्यवस्थित करना पड़ रहा काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए ये प्लान असफल माना जाता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान इन जगहों पर चला गया। तो जो हमारी टारगेट ग्रोथ थी 5.7%,
वो रह गई कितनी, 3.3। तो इस तरीके से ये भी असफल हो गया। तो और अगला हम जो प्लान, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में आई, उस योजना में डीपी धार योजना, जो डीपी धार उस वक्त के योजना आयोग के अध्यक्ष, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी का निवारण, गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था नारा 1970 में चुनाव हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये नारा दिया था। तो ये प्लान पूरी तरीके से गरीबी पर फोकस्ड, सेल्फ रिलायंस, हाई रेट ऑफ ग्रोथ भी इस योजना के जो मेन उद्देश्य थे, लेकिन ये पूरा योजना गरीबी पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहा है। तो इस योजना के बीच में एक बहुत ही रोचक जो चीज़ हुई 1975 की इमरजेंसी, और इमरजेंसी क्यों हुई है ये तो आप जानते ही होंगे, कमेंट में बता भी सकते हैं। तो इस योजना में एक और जो मेन पॉइंट हुआ था वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 17 जुलाई 1975 को लाया गया, और 1982, 1986 और 2006 में इसको मॉडिफाइड भी किया गया है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था, इसमें 20 पॉइंट लिए गए, 20 पॉइंट्स, और उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई। तो इस योजना में जो टारगेट ग्रोथ थी वो थी हमारी 4.4%, और जो अचीव्ड ग्रोथ है वो थी 4.8%। अब ये जो योजना थी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलनी थी, लेकिन 1978 में ही सरकार चली गई इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद आई जनता पार्टी। तो पिछली सरकार के सारे काम धरे रह गए, और उन्होंने 1978 में इसको टर्मिनेट कर दिया, बंद कर दिया। तो 1979 में, जो 1978 से 1979 तक, वो भी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं वो सरकार जनता पार्टी की, तो उन्होंने एक नई योजना लाई, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। ये 1978 से 1980 तक चली जनता पार्टी कांग्रेस, लेकिन 1980 में फिर से कांग्रेस आ गई। इन्होंने जो योजना चलाई थी वो मुख्यतः रोजगार पर बल दिया था इन्होंने, और गांधीवादी योजना इन्होंने चलाई थी। अब 1980 में दोबारा से जब इंदिरा जी आई सरकार में, तो उन्होंने फिर ये रद्द कर दिया अनवरत योजना, और छठी पंचवर्षीय योजना जो स्थायी योजनाएं हैं वो शुरू करी 1980 से 1950। इस योजना के उद्देश्य थे अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना। उस वक्त देश में गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब बेरोजगार थे लोग बाग, और खाने की जो समस्या थी, मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही। इस योजना में आपको 4 एक पॉइंट बता दूं, वो आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा उनकी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे चारों पॉइंट। एक योजना में एक जो मेन जो चीज़ आई थी वो थी ट्राइसेम, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो मुख्य मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव के लोग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, और ट्राइसेम करके एक योजना चलाई गई थी। इसके बाद एक और योजना थी IRDP, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक NREP, इसका मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये NREP और RLEGP ये दोनों ही मिलकर जो नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 इसमें परिवर्तित हुए हैं। आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस प्लान में हमारी जो टारगेट ग्रोथ रखी थी वो 5.2% थी, और जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो 5.7% आई थी। ठीक रहा, ये प्लान भी सक्सेसफुली माना जाएगा, और नई नई योजनाएं शुरू हुई। तो इसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान, 1985 से 1990 के बीच में।
इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इस योजना ने जो 1985 से सन 2000 तक के बारे में अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया है। इस योजना ने, पंचवर्षीय योजना ने 15 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन किया। 15 वर्षों के लिए इस योजना को मतलब लागू नहीं, लेकिन 15 वर्षों के लिए एक राह तैयार कर दी इस योजना ने, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसी योजना में उदारीकरण नीति, यानी कि इसमें उदारीकरण नीति लागू की गई, MRTP और FERA, ये दोनों चीजें आई। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों कानून आए। और इस तरीके से ये टारगेट ग्रोथ 5% रखने के बावजूद इसकी एक्चुअल ग्रोथ 6% आ गई। ये भी सक्सेसफुल रहा हमारा प्लान। तो अगला प्लान आया वो हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में। इस प्लान को राव एंड मनमोहन प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी भले ही कैसे भी प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन इकोनॉमिस्ट में उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान अभी तक नहीं है। तो उन्होंने इस प्लान को बनाया था, बेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो अब तक के। तो उन्होंने इस प्लान में एक चीज़ करी थी 1992 के बाद में। उन्होंने 1991 में क्या किया था कि LPG करके एक योजना स्टार्ट करी। डिवैल्यूएशन करना पड़ता है। इसमें क्या हुआ था कि जो टैक्सेस थे वो उन्होंने टैक्सेस की प्राइस बहुत कम कर दी, मतलब कई कंपनियों पर टैक्सेस कम कर दिए, जिससे क्या है जो बाहर से सामान आता था उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा था। कई कंपनियों यहाँ पर भारत में निवेश कर रही थी। तो इसका फर्क देखिए आप, इस चीज़ का आप फर्क देखिए कि जो टारगेट ग्रोथ रखी थी 5.6% और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 6.8%, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया एक्चुअल और टारगेटेड में। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब बाहर से भारत में निवेश शुरू हुआ, अब इस तरीके से देखिए कि अब 1947 में हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, तो 40 साल तक हमारे मन में एक भय सा रह गया कि नहीं, अब भारत का विदेशों की तो चीज़ें नहीं करनी, विदेशों का तो भारत में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने विदेशी निवेश को दिया, विदेशी निवेश को आने दिया इन्होंने, और तब एक्चुअल ग्रोथ जो हुई हमारी 6.8% GDP ग्रोथ हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी लाई गई कई सारी। इसके बाद आती है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में। 1997 से 2002 यहाँ पर हमारे अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये इसका मोनोलॉग था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना का मोनोलॉग था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 9 जनवरी 1999 को अपनी देश केंद्रीय मंत्री 9 जनवरी 1999 को इसके संशोधित मसौदे को मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो इस तरीके से 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का, वो था पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना एवं निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। मतलब कृषि को प्राथमिकता, रोजगार को और निर्माण को और आत्मनिर्भरता को इसमें प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक जो भी लोगों का विकास, पूरी तरीके से इसमें विकास करने की कोशिश की गई। तो इसमें हमारा जो टारगेट ग्रोथ रखा गया वो था 6.5%, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ वो हुआ 5.4%। तो ये ज़्यादा सफल नहीं मानी जाती है, असफल ही कहेंगे। लेकिन हाँ, हमारी जो टारगेट ग्रोथ थी वो अब 6.5% टारगेटेड
रखने लगी। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, जब 1951 मैंने आपको बताया था 2.3% टारगेटेड ग्रोथ रखी थी, और आज देख लीजिए 6.5% टारगेट ग्रोथ रखी गई है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए किस तरीके से विकास हो रहा है। तो यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 5 अक्टूबर 2002 को इसके प्रस्ताव इस योजना को लागू किया गया। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे वो मैं आपको बता दूं। इस योजना में साक्षरता या एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया गया। एजुकेशन और शिशु मृत्यु दर इस पर भी ध्यान दिया गया, और वनों पर ध्यान दिया गया। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडिया विजन 2020 श्यामा प्रसाद गुप्ता के द्वारा एक लेख आया, और एक योजना आयोग द्वारा ये तैयार किया गया इंडिया विजन 2020। इसी योजना के दौरान पंचायती राज को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, और इस योजना में हमने टारगेट ग्रोथ अपना 8% रखा था, और एक्चुअल ग्रोथ जो हमारी आई थी वो आई 7.6%। तो इसको भी मॉडरेटली हम सक्सेसफुल माना जाते हैं, मध्यम रूप से सक्सेस रहा है ये। जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो आई थी 2007 से 2012 के बीच। 8 नवंबर 2007 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना को लागू किया गया योजना आयोग द्वारा। इस योजना का जो एम था, इन एम को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन एम के द्वारा क्वेश्चन बनता है कि एम लिख दिया जाएगा और आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना का ये एम है। तो इसका जो एम था वो टुवार्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये था इसका जो मेन एम। इसके कुछ और एम मैं आपको बता दूं, जैसे आय और गरीबी, शिक्षा पर जोर दिया, स्वास्थ्य पर, महिलाएं एवं बच्चे, ढांचागत विकास, पर्यावरण। इस तरीके से इस 11वीं योजना का आकार दिया गया। लेकिन इस योजना में एक क्राइसिस जो था वो आया 2008 में। 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस बारे में आपको याद भी होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसमें पूरे मतलब विश्व को ही प्रभावित किया है। तो भारत कैसे रह जाता है इससे पीछे। तो इस कारण जो हमारी जो टारगेट ग्रोथ थी वो 9% थी, और जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ आई वो आई 8%। तो इस तरीके से हमारी 11 पंचवर्षीय योजनाएं हो। इसके बाद हमारी आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक के लिए लागू की गई। उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2012 में, कांग्रेस की सरकार। तो इनमें उन्होंने टारगेटेड बनाए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कई तरीके के किस तरीके से विकास किया जाए। 4 अक्टूबर 2012 को उन्होंने मंजूरी दी 12वीं पंचवर्षीय योजना को, और शिशु मृत्यु दर और रोजगार सृजन जैसे संबंधित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य तय किए गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी का जो रेट रखा गया था, पहले 9% रखा गया था, फिर बाद में इसको ही घटाकर 8% कर दिया गया। तो ये योजना चली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब 2012 से 2014 में हो गई सरकार चेंज। अब सरकार चेंज हो गई तो पुरानी नीतियां सब चली गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और नीति आयोग की संरचना की। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, और उन्होंने नीति आयोग की स्थापना करते वक्त
आपने देखा होगा कई स्कीमें लॉन्च की थी, जैसे डिजिटल इंडिया और अटल योजना जैसे कई योजनाएं उन्होंने स्टार्ट की थी। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से स्कीम बना के इस प्रकार से देश का विकास किया जाएगा। उन्हें लगा कि शायद अभी तक जो देश का विकास है वो उस तरीके से हुआ नहीं है। तो यहाँ से हमारी जो योजना है वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग संभाल रहा है। आपने देखा होगा एक शेर जो बना था, अब पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए यहाँ पर हमारी सारी योजनाएं जो हो गई हैं वो कंप्लीट। और थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया है इसमें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू। कीप स्टडिंग एंड कीप हेल्थी। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।